हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की अपनी लुसेंट सामान्य हिंदी की क्लास का सेकंड चैप्टर, जो कि वर्णमाला है। और वर्णमाला में हम वर्ण पढ़ चुके थे। वर्ण क्या हैं, कितने होते हैं और कितने पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। तो चलिए वर्ण का हम पहला पार्ट पढ़ते हैं आज। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर। हमने वर्णमाला का परिचय कल पढ़ा था। कल की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो सबसे पहले कल की क्लास देखें जा करके चैनल पर, और उसके बाद आप लोग इस क्लास को देखिएगा, तभी आप लोगों को ये क्लास समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर हम आज पढ़ेंगे। स्वर में स्वर किसको कहते हैं, क्या है स्वर? तो ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो वर्ण कहलाते हैं स्वर। वो वर्ण स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या परंपरागत रूप से तो 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ये संख्या सिर्फ 10 ही है। और वो 10 कौन कौन सी है? देखिए, वो है ए, आ, ई बड़ी ई, ओ बड़ा ए, ओ और आओ। ये है हमारे स्वर जो उच्चारण की दृष्टि से हैं 10। तो अब हम इनका वर्गीकरण देखते हैं। स्वरों को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कुछ आधार पर, जैसे कि मात्रा के आधार पर या समय काल के आधार पर, जो जो इनको बोलने में लगा हुआ समय है उसके आधार पर इनको विभाजित किया गया है, इनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। वो कैसे? मतलब जैसे कि एक मात्रा होती है, दो मात्रा होती है, या जैसे हम मान सकते हैं छोटी ई और बड़ी ई। तो छोटी ई जो है वो ह्रस्व स्वर हो गया, और जो बड़ी ई है वो दीर्घ स्वर हो गया। और प्लुप्त स्वर क्या होता है? ये छोटा स्वर होता है, ये बड़ा स्वर होता है, ये सबसे बड़ा स्वर होता है। मतलब इसमें एक मात्रा लगती है ह्रस्व स्वर में, दीर्घ स्वर में दो मात्राएं लगती हैं, और प्लुप्त स्वर में तीन मात्राएं लगती हैं। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं देखिए ज़रा। छोटा आ, छोटी ई और छोटा ओ। ये जो स्वर हैं ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर में क्या आता है? दीर्घ स्वर में दो मात्राओं का समय लगता है जब हम उसका उच्चारण करते हैं। तो वो कौन कौन सा है? एक आ है, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए और ऐ। ओ, औ और अ। ये हो गई, ये होते हैं दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में दो मात्रा का टाइम लगे, मतलब ह्रस्व स्वर से ज़्यादा टाइम लगे, वो दीर्घ स्वर हो गए हैं। और जिनको बोलने में तीन मात्राओं का टाइम लगे, मतलब दीर्घ स्वर से ज़्यादा टाइम लगे, उनको बोलते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे हम बोल देते हैं ओम। ओम को जितना ज़्यादा हो सकता है खींचते हैं हम, जब तक कि हमारे फेफड़ों की वायु बाहर ना निकल जाए सारी, तब तक हम ओम करके बोलते जाते हैं। जैसे कि राम, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हमें इसमें लगा समय दिखाना है तो हम लिख सकते हैं इनको ऐसे, राम। तो मतलब जो ह्रस्व स्वर है उसमें बहुत थोड़ा सा समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। और जो दीर्घ स्वर है वो दो मात्रा का समय लगता है उसको बोलने में। और जो प्लुप्त स्वर है उसको बोलने में तीन मात्रा या उससे ज़्यादा अधिक समय लगता है। ये वर्गीकरण था उच्चारण या मात्रा के आधार पर। अब स्वरों का वर्गीकरण होता है जीव के आधार पर, मतलब जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर भी स्वर को तीन भागों में बांटा गया है, जो कि हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। अग्रस्वर वो होता है जो जिसमें जीव का आगे का हिस्सा काम करता है, मतलब जीव का आगे का हिस्सा सक्रिय होता है। जिन वर्णों को बोलने में उनको बोलते हैं अग्रस्वर। इनमें कौन कौन से आते हैं? इनमें आता है छोटी ई, बड़ी ई और ए और ऐ। ये स्वर इस आते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होता है? मध्य स्वर होता है वो जिसमें जीव, जिसके उच्चारण में जीव का मध्य भाग सक्रिय होता है, मध्य भाग काम करता है, उसको कहते हैं मध्य स्वर। में कौन सा आता है? इसमें आता है ए, सिर्फ ए। उसके बाद आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर में कौन सा मतलब पश्च स्वर किसे कहा जाता है? तो पश्च स्वर में उच्चारण में जीव का जो पीछे का भाग होता है, पश्च भाग होता है, वह काम करता है। तो इसमें कौन कौन से स्वर आ जाते हैं? इसमें आते हैं आ, छोटा ओ, बड़ा ओ, आओ और आ, सॉरी आ। ये होते हैं, ये हो गए तीन जीव के प्रयोग के आधार पर। इस तरह से तीन भागों में बांटा गया है। अब आता है तीसरा आधार है मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर या मुख विवर के खुलने के आधार पर। इसमें इसको चार भागों में बांटा गया है। चार भाग कौन कौन से हैं? विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। विवृत क्या होता है? विवृत होता है जिन वर्णों को, जिन स्वर को बोलने में हमारा मुख पूरा खुल जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार पूरा खुलता है, मतलब हमारा मुंह पूरा आ करके खुल जाता है, उनको बोलते हैं विवृत स्वर। तो ऐसा कौन सा स्वर है? ऐसा स्वर है आ।
आप बोल के देखिएगा, पूरा मुख खुलता है इसको बोलने में। उसके बाद आता है अर्धविव्रत। अर्धविव्रत क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, मतलब थोड़ा सा बंद होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? अर्धविव्रत स्वर। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? ए ओ औ और ओ, ये अर्धविव्रत स्वर हो गए। अब आता है समव्रत स्वर। समव्रत स्वर जो है उनमें इनका क्या होता है? जिन मतलब वो स्वर होते हैं जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है, मतलब ज़्यादा नहीं खुलता, थोड़ा सा खुलता है, बहुत ही थोड़ा सा ऐसा लगता है बंद है मुँह। उनको बोलने मतलब जब हम उनको बोलते हैं तो ऐसा लगता नहीं है जैसे कि मुँह खुला हुआ है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उनको कहते हैं समव्रत स्वर। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ई छोटी, बड़ी ई, छोटा ओ और बड़ा ओ। आप इनको बोल के देखिएगा, मुंह ऐसे लगेगा जैसे कि बंद ही है, ज़्यादा नहीं खुलता है, बहुत थोड़ा सा खुलता है। अब आता है अर्धसमव्रत। अर्धसमव्रत मतलब थोड़ा सा बंद है ना, आधा बंद है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है आधा खुलता है उन्हें बोलते हैं अर्धविव्रत। और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उनको बोलते हैं अर्धसमव्रत। तो ये कौन से वर्ण होते हैं? ए और ओ, ये होते हैं ये वाले। अभी हम ये वाली टेबल देखेंगे बाद में, उससे पहले हम देखेंगे चौथा प्रकार। चौथा आधार कौन सा है जिस आधार पर स्वरों को विभाजित किया गया है? तो वो है आवृतमुखी। आवृतमुखी स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते, मतलब कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलने से मुंह एकदम से पूरा गोल करके खुल जाता है, लेकिन ये अव्रतमुखी जो हैं ये ऐसे होते हैं जिनको बोलने से मुख जो होठ होते हैं हमारे वो गोलाकार नहीं होते हैं। ऐसे कौन से वर्ण हैं? ए, आ, ई और बड़ी ई, ए और ऐ। ये वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलने से मुख द्वार जो है मतलब जो हमारे होठ हैं वो गोलाकार नहीं होते हैं। अब आता है व्रतमुखी। व्रतमुखी वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमारा जो मुख होता है, हमारे जो होठ होते हैं वो गोलाकार हो जाते हैं एकदम से, मतलब पूरा बड़ा सा मुख खुलता है उनको बोलने में। तो वो कौन से होते हैं? बड़ा सा मतलब ऐसे नहीं कि आ करके पूरा बड़ा सा, मतलब जब हम बोलते हैं तो चाहे थोड़ा ही खुले लेकिन ऐसे गोलाकार शेप में हो जाते हैं हमारे होठ। तो वैसे कौन से वर्ण हैं? वो वर्ण हैं जैसे कि ऊ। आप बोल के देखिएगा, ऊ को जब हम बोलते हैं तो उसमें हमारे जो लिप्स होते हैं वो थोड़े छोटे होकर के गोलाकार शेप में आ जाते हैं। दोनों ऊ हो गए और फिर ओ होता है और औ होता है और ये होता है अ। अब नेक्स्ट टाइप आता है हमारा हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। जो वर्णों का अगला आधार है जिनको विभाजित करने का, वो है जो हमारे सांस से मतलब हमारे बोलते समय जो हवा निकलती है नाक और मुंह से, उनके आधार पर। तो ऐसा कौन सा है? निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर। दो आधारों में बांटा गया है। तो निर्नुनासिक स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, सिर्फ मुंह से निकलती है, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। तो इनमें कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आता है ए, आ, ई और कुछ नहीं। अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती है उनको बोलते हैं हम अनुनासिक स्वर। तो ऐसे कौन कौन से स्वर हैं? ए चंद्र बिंदु वाला, आ चंद्र बिंदु वाला और ई चंद्र बिंदु वाला, ये होते हैं अनुनासिक स्वर। अब नेक्स्ट आता है घोषत्व के आधार पर, मतलब घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, मतलब जो हमारी श्वास नली है उनमें जो कंपन होता है, हम जैसे किसी वर्ण को बोलते हैं तो वो कंपन के साथ अगर बोला जाता है तो उस आधार पर इनका वर्गीकरण मतलब इनका जो है विभाजित किया गया है। जैसे कि कंपन कम होती है या ज़्यादा होती है, इस तरह से स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। और देखो इसकी एक खास बात है कि जितने भी स्वर हैं वो सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। तो हमने क्या होता है, मतलब घोष का अर्थ जो होता है वो होता है कंपन से। और जो स्वर हैं ये सभी जितने 13 स्वर हैं और उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर हैं, तो सभी के सभी ये घोष स्वर हैं, यानी कि सघोष स्वर हैं, सघोष ध्वनियाँ हैं, सघोष वर्ण हैं। तो अब हम आते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर जो है दो भागों में बांटा गया है इसको। सघोष भी दो भागों में बांटा जाता है लेकिन स्वर सारे सघोष में आते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर भी दो भागों में स्वर को बांटा गया है। प्राणत्व के आधार पर कैसे? मतलब प्राण का अर्थ जो होता है वो हवा होती है, और हवा स्वर हवा जो है मतलब कम और ज़्यादा, अल्प और महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, इन दो भागों में बांटा गया है, मतलब कम हवा और ज़्यादा हवा में। और जितने भी ये स्वर हैं ये सभी स्वर जो हैं अल्प प्राण हैं, मतलब सभी स्वर को बोलने से कम वायु निकलती है, तो इसलिए यह अल्प प्राण है। अब आते हैं हम व्यंजन पे। व्यंजन को हम देखेंगे यहाँ पर। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वह वर्ण हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं।
उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो हैं वो 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। अब इनको हम देख लेते हैं डिटेल्स में, थोड़ा सा डिटेल में डीप में जा करके। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन क्या है? आप लोग ये टेबल देख रहे हैं, ये 25 स्पर्श व्यंजन हैं। क ख ग घ अंग तो सभी ने पढ़े होंगे, लेकिन आज हम कुछ अलग पढ़ते हैं इन्हीं के थ्रू। तो जैसा कि हमने सुना, जैसे कि हमने समझा कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। अब व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन को हम देखेंगे। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? क से म तक के वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 25 होती है और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वर्ग ऐसे बनाए गए हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट वाली रो में हो गया क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, ये प वर्ग। हर एक लाइन में 5-5 होते हैं, ये मतलब हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो ये हुए 25 स्पर्श व्यंजन। इनके उच्चारण स्थान कुछ इस प्रकार हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत, प वर्ग का ओष्ठ। ये इनके उच्चारण स्थान हो गए हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है, जो कि ये हैं। अंतस्थ व्यंजन सिर्फ 4 हैं, इनको हम ऐसे ही याद रख सकते हैं, य र ल व। 4 अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। आते हैं ऊष्म व्यंजन पर। इनकी संख्या भी 4 होती है। और ये कौन कौन सी होती हैं? स स स ह, मतलब तीनों स और ह, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब आते हैं 2 इनमें उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, वो है ये, एक तो ये और एक ये, मतलब ढ ढ और ढ़, ये होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। किनको? इन दोनों को। उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अब व्यंजन को भी कुछ अलग अलग आधार पे हमने विभाजित किया हुआ है। तो देखते हैं श्वास के आधार पर, मतलब प्राण के आधार पर ना, प्राणत्व के आधार पर कह सकते हैं हम। तो मैंने बताया था कि प्राणत्व के आधार पर जो इनको डिवाइड करते हैं वो करते हैं अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्पप्राण में कौन से आते हैं? जिन्हें बोलने में कम शक्ति की जरूरत होती है। और महाप्राण में आते हैं जिनको बोलने में अधिक शक्ति की जरूरत होती है। तो आगे देखते हैं उच्चारण में उच्चारण में लगे प्रयत्न के आधार पर। देखिए अभी हम देख रहे थे ना अल्पप्राण महाप्राण, तो ये होते हैं ये अल्पप्राण व्यंजन। कौन से होते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। ये देखिए सभी में पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है। और ये एक उत्क्षिप्त व्यंजन है जो अल्पप्राण में आता है। और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो कि वो भी अल्पप्राण में आते हैं। अब देखते हैं महाप्राण को। अल्पप्राण की संख्या 20 होती है और महाप्राण की संख्या 15 होती है। इसमें हर वर्ग का दूसरा और तीसरा वर्ण आता है। साथ में एक उत्क्षिप्त व्यंजन है ढ, वो आता है। और ऊष्म व्यंजन है 4, तीनों स और एक है, ये आते हैं। अब हम देखते हैं कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर इनको अघोष व्यंजन तथा सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन कहा गया है। अघोष व्यंजन क्या होते हैं? केवल श्वास का प्रयोग होता है। इनकी संख्या 13 होती है। कौन कौन सी होती है? ये आप देख लीजिए, क ख च छ ट ठ ड त थ प फ स और श, तीनों स और हर वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण। तो अब देखते हैं सघोष को, यानी कि घोष को। इनकी संख्या 31 होती है। इनमें सभी तो स्वर आ जाते हैं, अ से लेके अ तक। और ग घ ड़ तथा, ये तीनों वर्ण आते हैं और सभी स्वर आ जाते हैं। और सभी वर्गों के बाद के 3 वर्ण तथा सभी अंतस्थ व्यंजन और है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए डिटेल में थोड़ा सा डीप से देख लेते हैं एक तालिका की मदद से। ये क्या दिखा रहा था? इसमें सभी तो स्वर हो गए। ये क्या है? ये सघोष है ना। सघोष में सभी तो स्वर आ जाते हैं, आ गए। एक ऊष्म व्यंजन आ जाता है और अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। और सभी वर्गों के तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आ जाता है। और अघोष में सभी वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण आता है। इनकी संख्या 13 होती है। और स स श, ये तीनों श आ जाते हैं इसमें। आप लोग समझ गए हैं अच्छे से? देखिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कुछ देख लेते हैं सभी वर्णों के जो उच्चारण स्थान हैं, हम किस तरह से उनको बोलते हैं। देखिए कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। पूरा तो क वर्ग हो गया और आ ए अह, तीनों ये स्वर हो गए। तालव्य से बोले जाने वाले च वर्ग हैं, छोटी बड़ी ई और य और श। मूर्धन्य से बोले जाने वाले वर्ण हैं ट वर्ग, त्र, र और षट्कोण। दंत से बोले जाने वाले त वर्ग और ल, स। औष्ठ से बोले जाने वाले प वर्ग, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। दंतोष्ठी से बोले जाने वाले व और फ। स्वर यंत्रियों से बोले जाने वाले ह और अ। नासिक्य वर्ण अंग, अण, इया, न, म, यानी कि हर वर्ग का 5वां अक्षर। कंठ तालव्य से बोले जाने वाले ए और अय। कंठोष्ठी से बोले जाने वाले ओ और ओ, औ, ओ औ। कंठोष्ठी मतलब कंठ और होठ। कंठ तालव्य मतलब कंठ और तालव तालु। नासिक्य मतलब नाक से नासिक्य। और दंतोष्ठी मतलब दांत और होठ। तो आप देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है, य और र को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। य और र को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे यहाँ पे वर्णमाला में, उनको देख लेते हैं। जो संयुक्त व्यंजन है वो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये बनते कैसे कैसे हैं? क और श से
क्ष बन गया, ट और र से त्र बन गया, सॉरी त और र से त्र बन गया, ज और यहाँ से ज्ञ बन गया, श और र से श्र बन गया। ये थे हमारे कुछ संयुक्त व्यंजन। हमारी क्लास समाप्त होती है यहीं पर। रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। अगर आपका रिवीजन अच्छा चलता रहा तो आपको सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।